नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बीते 32 महीने से चीन और भारत की सेनाएं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने डटी हुई हैं। इन सर्दियों में भी भारतीय सेना के जवाब शून्य से नीचे तापमान में बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं। 16 जून 2020 को LAC के करीब गलवान में एक जो झड़प हुई थी, उसके बाद तो तनातनी बनी है, थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन वो बनी बरकरार। समस्या अभी भी है, खत्म नहीं हुई है चुनौती। सीमा पर चीन की चुनौती कई मोर्चों पर बनी हुई है। इनमें से एक है बुनियादी ढांचे का मोर्चा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने पश्चिमी थिएटर कमांड के तहत तिब्बत और शिनजियांग में जिस तरीके से सड़कें, पुल और अन्य स्थायी निर्माण कर रही है, उसके जवाब में भारत भी पीछे नहीं है। चीन से लगी सीमा पर भारत लगातार अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। इसी के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में 3 फैसलों को मंजूरी दी। वो फैसले क्या हैं, जरा स्क्रीन पर आपको दिखाएं। फैसला नंबर 1, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP की 7 और बटालियन तैयार करने का फैसला हुआ है। इसके बाद ITBP में करीब 8,400 और जवानों की तैनाती की जाएगी। वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी के तहत अब चीन से लगी 3,488 किलोमीटर लंबी LAC पर ITBP के 56 बटालियन तैनात हों। ITBP एक खास माउंटेन फोर्स है जिसे 12,000 फीट से ऊंचे और शून्य से नीचे तापमान वाले पर्वतीय इलाकों में तैनाती और लड़ाई के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। चीन से लगी सीमाओं पर पहली रक्षा पंक्ति के तहत ITBP ही साल भर तैनात रहती है, यानी कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस चीन से अगर आप बात कर रहे हैं तो वो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP। उसके अलावा चीन से लगी सीमाओं पर बसे गांव से पलायन रोकने और लोगों को वहां बसाए रखने के लिए एक वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू की गई है। इस फैसले की वजह यह है कि बीते कई साल से रोजगार की तलाश में सीमांत इलाकों से लगे गांव के युवा बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये देश भर में हो रहा है और वहां जो सीमा के इलाके हैं वहां और ज्यादा भी हो रहा है, और इसकी वजह से वो गांव लगातार खाली होते जा रहे हैं। खाली होते जाते हैं तो फिर वहां बसावट नहीं होती, बसावट नहीं होती तो वहां मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट नहीं होती, खबर नहीं मिलती, और इस वजह से चीन लगातार अपनी हरकतें करते रहता है। इसे लेकर काफी समय से चिंता जताई जा रही थी, क्योंकि सीमांत गांवों के लोग सीमा के प्रथम प्रहरी भी माने जाते रहे हैं और अभी तक के युद्धों में दुश्मन से लड़ने के लिए उनकी भी एक बहुत अहम भूमिका रही है। तो अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसे रहेगा? वो भूमिका बनी रहे और सीमांत गांव आबाद रहे, इसीलिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम को एक अच्छी पहल माना जा रहा है। इसके लिए स्थानीय युवाओं को पर्यटन और अन्य रोजगारों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वो अपने गांव और आसपास रहते हुए ही आमदनी हासिल कर सकेंगे, तो वहां रहेंगे भी। अब सरकार ने लद्दाख में चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारतीय सेना की मौजूदगी की ओर और मजबूत और प्रभावी करने के लिए एक फैसला लिया है, और इसके लिए शिंकुल्ला टनल बनाए जाने की भी मंजूरी दे दी गई है। इस टनल के जरिए हिमाचल प्रदेश से लद्दाख तक मनाली अटल टनल, दारचा, शिंकुल्ला टनल और पादुम-नीमू टनल के जरिए साल भर आने जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा, यानी कि कुछ कट ऑफ नहीं होगा मौसम की वजह से। खास बात है कि एक ओर ज़ांस्कार और दूसरी ओर हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच बन रही ये सड़क दुश्मन के रॉकेट या तोप खाने के निशाने पर नहीं आएगी। इस रास्ते से भारतीय सेना को चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान से लगी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी कि AGPL लाइन तक पहुंचने में और भी आसानी हो जाएगी। आइए सुनते हैं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की वो बात जब उन्होंने ये ऐलान किया। ऑल वेदर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए शिंकुल्ला टनल के निर्माण को आज अनुमति दी गई है, अनुमोदन किया गया है। यह टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। सड़क सहित इस टनल का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 1681.51 करोड़ रुपया इसके ऊपर कुल खर्चा आएगा और इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से लद्दाख को ज़ंस्कार वैली होते हुए देश के अन्य भागों से
ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ा जा सकेगा। दरअसल चीन के साथ लगी सीमाओं पर भारत को खास ध्यान देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि चीन का रवैया भारत ही नहीं अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ ठीक नहीं रहा है। चीन ने बीते कुछ सालों में भारत से लगी सीमा पर कई जगह पुरानी संधियों का उल्लंघन किया है। लद्दाख से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान की झड़प तो सबको याद ही है 2020 में। इस झड़प में भारत के एक अधिकारी समेत कुछ 20 जवान शहीद हुए और चीन को भी खासा नुकसान हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक चीन के भी करीब 38 जवान मारे गए थे इसी गलवान घाटी के मामले में। चीन सीमा पर दबाव बढ़ाने के लिए बीते कई सालों में तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में रेल और रोड नेटवर्क बढ़ा चुका है ताकि उसकी कनेक्टिविटी रहे, वो जब चाहे इस सीमा के इलाके में जल्दी से और तैनाती कर सके। इसके अलावा उसने नए एयरफील्ड और सेना से जुड़े अन्य स्थायी निर्माण भी किए हैं। भारत भी इनमें अब पीछे नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सड़कों का निर्माण किस तेजी से बढ़ा है इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लग सकता है। ये आंकड़े आपके सामने जरा प्रस्तुत करते हैं और ये भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मार्च 2018 से तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने जानकारी दी थी कि 2014 और 15 से लेकर 2016-17 के 3 सालों में चीन से लगी LAC पर 195 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। लेकिन इसके बाद सीमांत इलाकों में सड़क निर्माण काफी तेजी से बढ़ा। जून 2022 में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि 2017-18 से 2021-22 तक के 5 सालों में चीन से लगी सीमा पर 15,477 करोड़ रुपए की लागत से 2,089 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। 2089 चीन की ओर से सीमा पर अपनी ओर रेल नेटवर्क को बढ़ाने का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। 2025 तक चीन के विवादित अक्साई चिन इलाके से 4,000 चीन ने वो जो इलाका है अक्साई चिन जिसको भारत अपना कहता है वो हमारा इलाका है, इस इलाके से होकर के 4,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनाने का फैसला भी किया। जवाब में भारत की चीन सीमा की ओर अपने रेल नेटवर्क तैयार करने का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्री ने जवाब दिया कि सीमांत इलाकों के रणनीतिक लिहाज से अहम करीब 13 रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आप जानते हैं रेल बजट पर खासा खर्चा भी इस बार बढ़ाया गया है। इसमें से एक रेल प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर, एक उत्तराखंड और 11 उत्तर पूर्व के राज्यों में अलग अलग स्तर पर चल रहे हैं। ये परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं और उनका पूरा होने की तारीख अभी तक तय नहीं की जा सकती। ये नहीं मालूम है कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि रिसोर्स एलोकेट कर दिया है। चीन से लगी सीमा पर भारत की तैयारियां किस स्तर पर हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विदेश नीति के जानकार और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट हर्ष वी पंत जी जुड़ गए हैं। पंत साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सीधा और सरल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चीन के मुकाबले जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब हम लोग बॉर्डर पर बना रहे हैं, सीमा पर बना रहे हैं, हम कहां पहुंचे? देखिए, हम इस समय एक ऐसी स्थिति पर पहुंचे हैं जहां पर हम डिफेंसिवली चीन को एक रोकने में सक्षम हैं। हम डिफेंसिवली चीन अगर आक्रामक रुख अपनाता है तो उसके सामने खड़े होने में आज सक्षम है। और इसका मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने पिछले कुछ समय खोया है उसकी पूर्ति में जो अब इस पिछले कुछ सालों से सरकार लगी हुई है उसके नतीजे आ रहे हैं। और कहीं पर जो चीन ने अपना आक्रामक रुख दिखाया है और उसके बाद भारत में एक नई जागरूकता भी आई इस विषय को लेकर कि इसको अब टाला नहीं जा सकता, उसके भी नतीजे हम सामने देख रहे हैं। तो डिफेंसिवली हम काफी स्ट्रांगली पोजीशन है। ऑफेंसिव एक्शंस अगर आपको करने हो तो उसके लिए अभी भी हमको उस तरह की कैपेबिलिटीज चाहिए जो चीन ने अपनी तरफ बना ली है और इसके कारण चीन इतना आक्रामक हमको बार बार आंखें दिखाता रहता है। एक चीज पंत साहब हमने देखा कि और सैटेलाइट इमेज में बार बार देखने को मिलता है कि चीन गांव पे गांव बसाता चला जा रहा है, वहां आबादी आती चली जा रही है, गाड़ियां आ रही हैं। आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं कि नए नए घर बन रहे हैं और वहां पर धीरे धीरे करके बसावट आ रही है, यानी कि आर्टिफिशियली वहां पर लोग बसाए जा रहे हैं। और उसकी तुलना अगर आप यहां से कर लें तो एक शिकायत ये रहती थी कि जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां से लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं,
तो आपको लगता है ये जो नई रणनीति बनाई है इससे बहुत सारे लोग वापस अपने गांव जाएंगे, या फिर ये बहुत ही एक, जिसे कह सकते हैं, बहुत छोटा प्रयास है जिसको पूरा करने में भी बहुत समय लगेगा, और ये कितना महत्वपूर्ण है गांव में लोगों का होना? देखिए, महत्वपूर्ण तो बहुत है, क्योंकि चीन ने जिस तरह से अपनी तरफ गांव बसाए हैं और उसमें जो सिविलियन की शक्ल में उसने पीएलए की फौज को भी वहां तैनात किया है। हमको पता नहीं कि वहां पर वो सिविलियंस रह रहे हैं, वहां पर गांव वाले रह रहे हैं, वहां पर पीएलए के स्टेशन से क्या है, तो काफी जो एम्बिगुअस वॉरफेयर उसकी जो स्ट्रैटेजी रहती है हमेशा से, वो टैक्टिक उसने वहां भी बॉर्डर एरियाज में अपनाई है। भारत को काफी समय पहले जो करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो अब हम इस समय यहाँ पहुंचे हैं कि हम करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए गांव में अगर आपको बसावट लानी है, गांव में आपको लोगों को लाना है फॉरवर्ड एरियाज में, जो आपका फ्रंटलाइन डिफेंस होते हैं, उसके लिए बहुत लंबी तैयारी की जरूरत है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप बेसिक सुविधाएं दे देंगे और गांव वाले और लोग वहां जाकर रहने लगेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको वहां पर इकोसिस्टम पूरा डेवलप करना पड़ेगा, और उसमें भी आपको जो सैन्य शक्ति है उसकी मदद से वहां पर आपको एक पहले आर्टिफिशियल क्रिएशंस करने पड़ेंगे, आर्टिफिशियली आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा, तब वहां पर जाकर एक कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में कि वो वहां जाएं, और एक ऐसे इकोनॉमिक हालात क्रिएट करने पड़ेंगे जो वहां पर जाकर अपनी रोजी रोटी भी चला पाए। तो वो जो कनेक्टिविटी है उसको और बेटर हमको करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी के सवाल पर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं पंत साहब, अब ये जो टनल बनेंगे, यहाँ पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी की बात हो रही है कि जैसा भी मौसम हो वहां पर आप बिना रेडार में आए, बिना उनके मिसाइल के या उनके औजारों के निगाह में आए, आप वहां पर मूवमेंट कर सकते हैं। इस लिहाज से आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट्स कितने जरूरी हैं? बहुत जरूरी हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन जो हमारी जो पुरानी मानसिकता थी कि हम उसको इन एरियाज में डेवलपमेंट ना करें, क्योंकि इससे चीन को आसानी होगी हमारी तरफ आने में, तो वो जो एक डिफेंसिव माइंडसेट था उसका जो नतीजा है कि हमने ये टनल्स, ये रोड्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं किया। ये टनल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें न सिर्फ आपको सैनिक सुविधा मिलेगी, बल्कि जो अगर आप, जिसके हम पहले बात कर रहे थे, अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए जो सिविलियंस को भी जोड़े फॉरवर्ड एरियाज में जो रह रहे हैं आपकी मेन स्ट्रीम से, उसके लिए भी ऐसी टनल्स की बहुत जरूरत है। तो दोनों सिविलियन और मिलिट्री एरियाज से एंगल से अगर आप आपको लगता है कि ये वॉरफेयर का एक नया तरीका हो गया है भारत और चीन के बीच में कि आप उधर भी निर्माण हो रहा है तो यहां पर भी आप निर्माण दिखा रहे हैं, ताकि एक स्ट्रेटेजिक रूप से आप ये बात सामने रखें? बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकली कि आप अगर बना रहे हैं तो यहां भी बन रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन ने जिस तरह से अपनी साइड में डेवलपमेंट किया है और उसका प्रचार किया है, प्रसार किया है, उससे आप अपने आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। जिसका मैंने पहले कहा कि हम डिफेंसिवली प्रिपेयर्ड हैं, अभी भी ऑफेंसिव एक्शंस हम नहीं ले सकते हैं। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम इस बात का इजाफा करें और इस बात को जोर शोर से भारत के सामने और चीन के सामने रखें, जिससे दोनों हमारे जो मित्र देश हैं वो, हमारी जो जनता है वो, और जो हमारे एडवर्सरीज हैं वो ये समझ लाएं कि भारत सीरियस है, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और भारत की कैपेबिलिटीज अब चीन की कैपेबिलिटीज से अगर 21 नहीं तो 19 भी नहीं है। तो वो मुझे लगता है जो मानसिकता का जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जो एक ये इसमें इम्पैक्ट है, वो बहुत प्रभावी होने की क्षमता रखता है। हर्ष पी पंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। उत्तर पूर्व के जो 3 राज्य नई विधानसभा चुनने जा रहे हैं उनमें से एक है त्रिपुरा, जहां पर मतदान आज खत्म हो गया। 60 सदस्यों की त्रिपुरा विधानसभा। आप सोचेंगे 60 ही सीट है, इतनी बड़ी क्या बात है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में ये जो चुनाव हुआ है आज, ये 9 चुनावों की श्रृंखला में पहला चुनाव है, और ये वो स्टेट था जहां पर बीजेपी ने अपना दमखम आजमाया था और लेफ्ट की सरकार बाहर की थी। इस बार एक त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ है मानिक सरकार और कांग्रेस पार्टी, इनका महागठबंधन हो गया। दूसरी तरफ ट्राइबल्स को रिझाने के लिए वहां जो त्रिपुरा का जो राजघराना है उसके उत्तराधिकारी वो उतर गए हैं मैदान में अपनी तिपरा मोथा पार्टी लेकर के। ऐसे में बीजेपी, जिसने अपना मुख्यमंत्री बदला, वो अपने आप को कहां पाती है? क्या उसके लिए सही में बड़ा आसान है ये चुनाव जीतना? ये कहना कि बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो चुनाव जितवा देंगे, क्या ये कंफर्टेबली बीजेपी जीत पाएगी, या इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और इस त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल में पाएगी? त्रिपुरा में हमेशा हम देखते हैं कि ज्यादा मतदान होता है तो करीब करीब 80%
इस बार मतदान हुआ है, अभी तक जो आंकड़े आए हैं। अगर आप इसकी तुलना करें पिछली बार से तो तब और ज्यादा था। 91.4% लोगों ने मतदान किया था। मतदान में कमी का क्या असर होगा, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अब ये समझने लगनी है, वो कोशिश कर रही हैं समझने की। पिछले 2018 के चुनावों में बीजेपी ने 25 साल से त्रिपुरा की सत्ता पर डटी सीपीएम को जोरदार बहुमत के साथ सत्ता से हटाया था, लेकिन क्या इस बार हटा पाएंगे या नहीं, ये एक दिलचस्प बात होगी। आइए देखते हैं हमारे दो सहयोगी अंकित त्यागी और रत्नदीप दोनों की एक प्रस्तुति। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गईं। राज्य में इस बार का चुनाव पिछली बार से बिल्कुल अलग है। जहां 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस और वामपंथियों के बीच 3 तरफा मुकाबला था और बीजेपी ने एक ऐसे राज्य में जीत हासिल की जहां उसकी मौजूदगी ना के बराबर थी, वहीं इस बार त्रिपुरा पर 35 साल तक शासन करने वाली सीपीएम ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। पिछली बार सीपीएम ने 16 सीटें जीती थीं, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। इधर 2 साल पहले बनी एक नई पार्टी तिपरा मोथा मैदान में उतर आई है। पूर्व शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत देव बर्मन की बनाई इस पार्टी ने राज्य के 30% आदिवासी आबादी को लुभाने की जोरदार कोशिश की है। ईमानदारी से कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आने वाली है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। 40 सीटें आपको लग रहा है? नहीं, 36 के ऊपर मैंने बताया, जरूर ऊपर मिलेगा हम लोगों को। पर कॉन्फिडेंट हैं आपकी बीजेपी की वापसी? कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली मैंने कॉन्फिडेंट, और बीजेपी आएगा और बहुमत लेके आएंगे। दे आर मिसक्रेंट्स। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिक्कतें हों। ये ओपोजिशन को पोलिंग बूथ में घुसने नहीं दे रहे हैं। जो किसी तरह पोलिंग बूथ में चला गया उसको मार पीट कर बाहर फेंक रहे हैं। लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। They have been beaten up and thrown out. We are in very close contest. मामला काफी आसपास का है। 25 सीटों के ऊपर हमें विश्वास है हम आगे हैं। 9 सीटों पर काफी नजदीकी मुकाबला है और मुझे विश्वास है हम आगे रहेंगे। Very close contest with the BJP or the CPM in the seats. जब हम वोट करेंगे तभी तो प्रॉपर सरकार का सिलेक्शन होगा, तभी तो त्रिपुरा का जो आप बोल सकते हो तो प्रोग्रेसिव त्रिपुरा होगा। तो दैट इज़ द रीज़न सब लोग बाहर से आकर इस बार वोट कर रहे हैं। कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है, पर त्रिपुरा में अब तक जो मैं देख रही हूँ, कि मैं हर साल आती हूँ वोट डालने के लिए, ज़्यादा मैंने प्रोग्रेस देखा नहीं है, पर आई होप कि इस बार कुछ अच्छे से प्रोग्रेस हो जाए। त्रिपुरा के महिला के क्या क्या समस्याएं हैं? ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा समस्या है। अभी देखते हैं क्या होता है चुनाव में। जो डेवलपमेंट के बारे में बात करें उसकी साथ है। इस बार सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि शांतिपूर्वक मतदान हो। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, बीजेपी के लिए 2018 की बढ़त को और आगे ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस जो हमेशा आमने सामने रहे हैं अब तक यहाँ की राजनीति में, उनके साथ आने से क्या उनका वोट ट्रांसफर हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि 32% पॉपुलेशन यहाँ पर ट्राइबल एरियाज में है, 60 में से 20 सीटें ट्राइबल एरियाज में पड़ती हैं, जिससे पिछली बार आईपीएफटी के साथ बीजेपी ने 18 जीती थी। क्या त्रिपुरा मोथा वहां पर उनका खेल खराब करेगी? ये कुछ बड़े यहां पर फैक्टर्स होंगे जो इस चुनाव को तय करेंगे। पिछले कुछ सालों से राज्य में सियासी हिंसा देखने को मिली, जिसने पिछले साल के स्थानीय निकायों के चुनावों में भी सिर उठाया था। इसे देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां राज्य भर में तैनात रहीं। त्रिपुरा के साथ साथ मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजों का मार्च में ऐलान होगा और उससे साल के अन्य चुनावों की हवा का रुख पता लग सकता है। त्रिपुरा में फिर से भारी मात्रा में मतदान हुआ, जबकि मतदान का आखिरी समय शाम के 4 बजे तक था, मगर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे रहे जहां पे कि देर शाम तक इसी तरह लोग कतारों में खड़े रहे और अपने वोट दे के ही घर वापस लौटे। और ये भारी मात्रा में मतदान के चलते सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी दोनों की ही उम्मीद बनेगी कि वो सत्ता में आएंगे। अंकित त्यागी, संजय चक्रवर्ती और नकुल राभा के साथ अगरतला से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और त्रिपुरा की इस त्रिकोणीय जंग पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी।
त्रिपुरा में भारी संख्या में मतदान हुआ है और जो ट्रेडिशन है त्रिपुरा में कि हमेशा भारी संख्या में मतदान होता है, तो इस बार भी लार्ज टर्नआउट देखने को मिला है। जबकि स्पोरेडिक वायलेंस हुए हैं, पॉलिटिकल वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मगर बहुत बड़ा कोई वायलेंस का घटना अब तक सामने नहीं आया है। और ये जो चुनाव है त्रिपुरा में इस बार जो चुनाव हुए हैं ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसके पहले जब त्रिपुरा में चुनाव होते हैं तो स्ट्रेट फाइट देखने को मिलता है दो पार्टियों के बीच। 2018 में जब चुनाव हुए तब बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज के बीच स्ट्रेट फाइट थी, मगर इस बार एक मल्टी कॉर्नर फाइट हुआ, जबकि बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टनर आईपीएफटी एक तरफ है, जो एक समय जानी दुश्मन रहा करते थे। वामपंथी पार्टी और कांग्रेस ये एक साथ आ गए और इन्होंने एक गठबंधन बनाया, एक सीट शेयरिंग की, और इसके साथ एक नई पार्टी सिर्फ 2 साल पहले शुरू हुआ पार्टी तिपरा मोथा पार्टी, उस पार्टी ने इस बार त्रिपुरा चुनाव में जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी पकड़ दिखाई अपनी। तो ये सब पहलू और इसके साथ तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इस बार त्रिपुरा चुनाव में 28 सीटों में लड़ रही है। तो ये जो लड़ाई हुई मल्टी कॉर्नर फाइट ये बहुत नया है त्रिपुरा पॉलिटिक्स में, और ये मल्टी कॉर्नर फाइट किस तरह से ये हाई टर्नआउट में रिफ्लेक्ट करेगा ये आने वाले दिनों में जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेगा। मगर जो अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि त्रिपुरा में उनकी सरकार को उनको रिटेन करना है, मगर इसलिए भी क्योंकि त्रिपुरा के चुनाव से आज जो चुनाव हो चुके हैं एक पड़ाव शुरू हुआ है, एक नया जर्नी शुरू हुआ है। अब त्रिपुरा के बाद 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, और त्रिपुरा से ही शायद एक चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है। और बीजेपी चाहेगी कि जिस तरह की इलेक्शन मशीनरी में बीजेपी बिलीव करती है, बीजेपी चाहेगी कि ये जो उनका पॉलिटिकल दबदबा है ये त्रिपुरा से कायम रखें। इसके साथ साथ ही उत्तर पूर्व में भी अगर बात करें तो 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी कोई भी राज्य अपने हाथ से खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि उत्तर पूर्व में जो 24 लोकसभा सीट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसके साथ अगर हम कांग्रेस और सीपीएम की अलायंस की बात करें तो एक एग्जिस्टेंशियल फाइट भी है इन लोगों के लिए, मगर अपने आप को रीइन्वेंट करने की एक कोशिश भी की है वाम मोर्चा और कांग्रेस ने। और देखना ये पड़ेगा कि त्रिपुरा में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हुई है, इसमें दोनों के वोट ट्रांसफ़र होते हैं क्या नहीं, और क्या तिपरा मोथा पार्टी एक चैलेंजर के रूप में उभर के आती है कि नहीं। चलिए अब रुक करते हैं एक और खबर का और बात करते हैं फैंस की। फैन मतलब मुरीद, वो लोग जो कि आपके पास आते हैं और बोलते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपके साथ एक सेल्फी खिंचवा लूं। और अगर वो सेल्फी 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद और ना मिले तो उसके बाद क्या हो जाए। 2 फैंस की दास्तान हम आपको पहले बताएंगे। सबसे पहले ये वाली तस्वीरें जो कि पृथ्वी शॉ के फैंस जो पृथ्वी शॉ के पास आए, ऐसा बताया जाता है अभी जांच चल रही है, पूरी तरीके से हमें नहीं मालूम है मामला क्योंकि जांच चल रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इसमें देखने को ये मिला है कि एक लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई हो गई है एक तथाकथित फैन में और पृथ्वी शॉ में। और ये कहां तक पहुंच गया, ये सेल्फी का सिलसिला कहां तक पहुंच गया कि यहां पर बेसबॉल बैट बाहर आ गया, गाड़ी के कांच टूट गए, पृथ्वी शॉ की गाड़ी के पीछे पीछे दूसरी गाड़ी लग गई। ऐसा कैसा फैन है भैया। अब हालांकि दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है जो फैंस हैं उनका यह कहना है कि ये गलत रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा एक तरफा बताया जा रहा है। तो हम ये जरूर बता दें कि अभी इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वाकई उस समय क्या हुआ। लेकिन क्रिकेट प्रशंसक कहां तक पहुंच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये उसका एक प्रमाण सा दिखाई देता है। आइए सुनते हैं कि मुंबई में क्या हुआ। ये क्लिप जरा आपको सुनाते हैं उस समय हो क्या रहा। आज क्रिकेटर की इज्जत हो गई, हम देखेंगे। सपना रुक भैया नहीं, सपना रुक भैया नहीं, सपना रुक भैया नहीं,
सपना रुक भैया नहीं, सपना रुक भैया नहीं। तो ये आपने क्लिप देखी, ये एक छोटी सी क्लिप है, इससे आपको अंदाजा नहीं लग पाएगा, बस आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी फैन इस तरीके से तो सेल्फी नहीं लेता। अच्छा, अब क्योंकि वो क्रिकेटर हैं, उनको अपनी छवि की भी चिंता है, क्या परिस्थितियां रही होंगी ये तो आगे चल के ही पता चलेगा, क्योंकि टीम इंडिया के क्रिकेटर पृथ्वी शॉ, ऐसा बताया जा रहा है, उन्होंने FIR कराई है कि मेरे ऊपर हमला हो गया, और वो कहते हैं कि कुछ लोग प्रशंसक बन करके आए और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस को जो शिकायत मिली है उसके मुताबिक पृथ्वी शॉ ने कुछ फैंस के साथ सेल्फी खिंचाने से इनकार किया, तो प्रशंसक भड़क गए और क्रिकेटर की कार पर हमला कर दिया, कांच तोड़ दिया। पृथ्वी शॉ अपने एक दोस्त के साथ कार में ही बैठे हुए थे। इस मामले में ओशिवारा पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उधर मामले में आरोपी लड़की सना उर्फ सपना गिल के वकील अली काशिफ खान का आरोप है कि मारपीट सपना ने नहीं बल्कि पृथ्वी शॉ ने की थी। इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। लेकिन आपको बस ये बता दें कि ये है एक फैन की दास्तान, कि फैन और सेल्फी के चक्कर में गाड़ी का कांच टूट गया, किन परिस्थितियों में हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो हुआ वो हम बता रहे हैं। और बड़ी अगली हो गई चीज। और इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ आप एक फैन की दूसरी तस्वीर देखिए, एक अगले प्रशंसक की ओर चलते हैं। ये दोनों क्रिकेट, ये दोनों मुरीद हैं। अब इस लड़की की बात कर लें। ये एक गरीब परिवार की छोटी सी लड़की है, इसका नाम है मूमल मेहर, जिसने अपने पसंदीदा खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को खेलते हुए देखा तो हाथ में बल्ला उठाकर उन्हीं की तरह मैदान में नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। इन दिनों वो बल्ले से मैदान में चारों ओर ऐसे शॉट्स लगाती है क्रिकेट के, जिससे दिग्गज भी हैरान है। सूर्य कुमार यादव तो होंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी इस वीडियो को देखकर इस लड़की की जमकर प्रशंसा की और तारीफ कर दी। मूमल 8वीं क्लास में पढ़ती हैं और बाड़मेर के शेरपुरा कनासर गांव में रहती हैं। अपनी चचेरी बहन अनीसा को उसने राजस्थान की अंडर 19 टीम में खेलते देखा तो उसका हौसला थोड़ा सा बढ़ा। उसका चचेरा भाई गांव का सबसे अच्छा क्रिकेटर है, तो उसी ने बहन को क्रिकेट की टिप्स दी। मूमल कहती हैं कि जब वो 9 साल की थी तब से उन्हें क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मेहर की 7 बहनें और 2 भाई हैं, पिता किसान हैं। क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग ले पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी शौक ऐसा है कि क्रिकेट खेलने के लिए वो घर से 3 किलोमीटर दूर जाती हैं। तो एक फैन मूमल है और एक फैन वो जो सेल्फी के लिए एकदम मार कुटव्वल की नौबत आ गई। अब आप तय कर लीजिए कि आपको किस तरीके का क्रिकेट फैन बनना है। और क्योंकि हम अच्छी बात बताना चाहते हैं, मूमल हमारे साथ और उनके साथ हैं उनकी चचेरी बहन अनीसा, जिन्हें देखकर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। आपका बहुत बहुत स्वागत दोनों का। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके गांव में ग्राउंड नहीं था और एकेडमी नहीं है, फिर भी आपने क्रिकेट खेलना शुरू क्यों किया? बहन खेल रही थी, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं अनीसा के साथ खेलना अच्छा लगता था। आप किस क्रिकेटर को पसंद करती हैं? किसकी तरह खेलना चाहती हैं? सूर्य कुमार यादव की तरह। आहा, वाह, वो तो किसको नहीं पसंद। अब ये क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव आपको क्यों इतने पसंद हैं? उनकी स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, लेग साइड में चौके सबके मारती। अच्छा, इसीलिए वो जरा स्क्रीन पर डालते हैं मूमल का वो शॉट, जिसमें वो सूर्य कुमार यादव की तरह एक तरफ आ करके वो पीछे की ओर शॉट मारती हैं। वो वाला जरा क्लिप यहां पर चलाएंगे। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे स्क्रीन पर वो क्लिप चलेगी जो थोड़ी देर पहले चल रही थी। मैं आपसे मूमल ये पूछना चाहता हूं कि कब से आप सूर्य कुमार यादव को फॉलो कर रही हैं? 6 महीनों से। 6 महीने से। 6 महीने से। अब देखिए अभी वो शॉट आएगा ये सूर्य कुमार यादव वाला, ये जरा ये दिखाएंगे। बॉल आई, देखते हैं उसमें उस तरीके से मारेंगे या नहीं। ये थोड़ा सा ऑफ साइड में आके पीछे की ओर शॉट मारना, ये एकदम सूर्य कुमार यादव वाला स्टाइल है। मूमल, आप क्रिकेट कब से खेल रही हैं?
2 सालों से। 2 साल से। और आपने सूर्य कुमार यादव की जो बैटिंग है उसको करते हुए सबसे पहले कब देखा था और कहां देखा था? नहीं, मोबाइल पे, टीवी है नहीं। अच्छा, मोबाइल पे देखा। आपके घर में आप कह रही टीवी नहीं है? अनीसा का मोबाइल, अनीसा मैं दोनों साथ देखते हैं। अच्छा, आपके वीडियो वायरल होने के बाद कोई आपसे मिलने आया है मूमल? किसी ने कोई मदद की है? सतीश जी सबसे पहले आए, मेरे लिए किट लेकर आए थे। वो कलेक्टर आए थे, आए नहीं थे, मैं गई थी मिलने। उन्होंने कहा मैं आपको अच्छी एकेडमी दिलाऊंगा खेलने के लिए और ज्वाइन कराऊंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मूमल, क्या आपके घर वाले चाहते हैं कि आप क्रिकेटर बने? पहले नहीं चाहते थे, अब चाहते हैं वीडियो वायरल। बहुत खूब, बहुत खूब। हम तो चाहेंगे कि आप बहुत ही, सचिन तेंदुलकर ने आपका वीडियो देखकर ट्वीट किया है, तो अगर वो पसंद किया जा रहा है तो वही पूरा देश चाहेगा कि आप क्रिकेटर बने। आपको कैसा लगा जब सचिन तेंदुलकर ने आपके बारे में बात की? मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरा वीडियो ट्वीट करने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मूमल, आप बहुत बहुत आगे जाएं और बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर बने और जल्दी से आपकी इनिंग्स देखने को मिले जब आप विमेन्स टीम के लिए, इंडिया की टीम के लिए ब्लू जर्सी पहने। हम तो इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीशा भी हमारे साथ है। अनीशा, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच खेल चुकी हैं, किसके लिए आप खेली हैं और किसके खिलाफ? मैं 2021 में राजस्थान के लिए हूँ, सूरत में। अच्छा, और आपके यहाँ क्या कुछ समस्याएं हैं? क्योंकि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तो जाहिर सी बात है फैसिलिटीज तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके की प्रतिभा मूमल दिखा रही है, तो ये जो फैसिलिटीज की कमी है, वो क्या समस्याएं हैं अगर आप बताएं? जी सर, पहले तो ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए और पानी की सुविधाएं, सड़क वगैरह नहीं है। मैं यहीं से, ग्राउंड नहीं था, मैं अपने घर के आगे ही खेलती थी, बॉल डालती थी। मैं घर पे ही खेली हूँ सर, ग्राउंड तो था नहीं, यहीं पास में खेली हूँ घर के। मूमल और मैं दोनों ही साथ खेलते हैं, तो रोशन भाई थे, वो मेरे को सिखाते थे। बहुत ही और उसके बाद मैंने भी तय कर दिया कि मुझे जाना है तो आगे जाना है, लेकिन गाँव वाले और घर वालों का सपोर्ट नहीं था। फिर भी मैं आगे बढ़ी, उनकी बातें नहीं सुनी और राजस्थान खेली मैं। अनीसा और मूमल, आप भविष्य हैं इस देश का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हम एक बार फिर से आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, वो दोनों बातें बताएंगे जिसमें हम बता रहे थे कि ये 2 फैंस की दास्तान है, 2 मुरीदों की दास्तान है। आपको तय करना है कि आपको किस तरीके का मुरीद बनना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले फैंस, सेल्फी पे मार्क उटअव्वल वाले फैन, या फिर एक ऐसे फैन जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं, 3-3 किलोमीटर दूर पैदल चलती है सिर्फ इसलिए क्योंकि शौक है, एक जरा सूर्य कुमार यादव की तरह एक खींच के मैं शॉट मार दूं, ये जज्बा, ऐसी बन जाऊं अपने चैंपियन के चक्कर में। तो आप देख सकते हैं ये 2 फैंस, इनकी दोनों की दास्तान, ये एक ही भारत है जिसमें दोनों तरीके के फैंस। देश तय कर ले कि कैसा फैन बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीसा और मूमल, आपको ऑल द बेस्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको ये बता दें कि अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हम अपनी टीम लेकर के अयोध्या गए थे और वहां पर मंदिर का निर्माण किस तरीके से हो रहा है वो हमने आपको बताया। संभवतः जनवरी 2024 में मंदिर का प्रथम चरण पूरा हो जाएगा और खुल भी जाएगा। लेकिन वहां एक मस्जिद भी बननी थी 20 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में। उसका क्या अपडेट है, हमने उसकी भी खबर ली और खबरों की खबर में ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मस्जिद कहां तक पहुंची या पहुंची भी नहीं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो। हम इस वक्त अयोध्या में हैं और अयोध्या में मंदिर के साथ साथ एक मस्जिद का भी निर्माण होना है और ये वो जगह है धन्नीपुर नाम की एक जगह में, अयोध्या के पास ही, अयोध्या में ही है, मेन टाउन से थोड़ा सा दूर। ये आप ज़मीन देख सकते हैं जो कि चिन्हित कर ली गई है।
बल्लियां लगा दी गई हैं, फेंसिंग बॉर्डर वगैरह अभी उस तरीके से काम नहीं हुआ है। लेकिन क्या है यहाँ पर नक्शा क्या होगा, किस तरीके से मस्जिद दिखेगी, आइए बात करते हैं अरशद जी से। आप ट्रस्टी हैं अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मंदिर तो निर्माण हो रहा है, लेकिन एक सवाल लाजमी है जब हम यहाँ देखते हैं तो अभी यहाँ उस तरीके से काम नहीं दिख रहा। तो अभी कहाँ है मस्जिद बनने का मामला? देखिए, यहाँ जो प्रोजेक्ट है हमारा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। एक मस्जिद है जो करीब 2000 नमाजियों को अकोमोडेट कर सकती है। उसके अलावा एक 300 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट। वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अस्पताल होगा, कोई उसमें फीस नहीं होगी, कोई कैश काउंटर नहीं होगा। उसके अलावा एक कम्युनिटी किचन होगा जो राउंड द क्लॉक चलेगा, 1000 लोग रोज़ फ्री में खाना खा सकते हैं। इसके बाद एक रिसर्च सेंटर बनेगा और उस रिसर्च सेंटर में ट्रस्ट की तरफ से ये बताया, पढ़ाया, रिसर्च होगी, समझाया जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का नेशन बिल्डिंग में क्या योगदान रहा है फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर आज तक। ये सारी चीज़ें हैं और हमारा नक्शा जमा है अयोध्या विकास प्राधिकरण में, जो उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगा। सारी एनओसीज हो गई हैं यहाँ के। कब जमा कराया था? ये तो 2 साल हो गए जमा किए हुए। बीच में कोविड की वजह से कुछ रुका रहा, फिर एनओसी की वजह से रुका रहा, लेकिन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा कोऑपरेट किया, सारी एनओसीज अवेलेबल करवाई, सारी एनओसीज दी। फिर मामला ये एक फंसा लैंड यूज़ चेंज करने का। ये लैंड एग्रीकल्चर लैंड यूज़ की है, इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को भेजा गया। वहाँ का वो भी काम, जैसे कि ये जो जमीन हम देख रहे हैं ये सब एग्रीकल्चरल लैंड, ये एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन हम देख रहे हैं वो जो बल्लियां लगी हैं उसके पार अभी खेती हो भी रही है। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी ज़मीन है ये। उसकी ज़मीन अलॉट की गई है। तो बल्ली जो लगी हुई है उसकी उधर भी एग्रीकल्चर लैंड है। हमने 10 एकड़ ज़मीन और मांगी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, एक ह्यूमैनिटी के लिए प्रोजेक्ट है, अस्पताल है बड़ा, सिर्फ मस्जिद नहीं है, सेंट्रल स्टेज पे अस्पताल है, उसके लिए और ज़मीन की ज़रूरत है। हमने लिख के दिया है, जो भी हो। मैंने सुना है कल्चरल सेंटर की भी बात हो रही है, म्यूजियम या उस तरीके की। वही रिसर्च सेंटर, कल्चरल सेंटर एक ही है। उसमें अवध की विरासत के बारे में, अवध की विरासत, जो अवध का योगदान रहा है, अवधी लैंग्वेज किस तरह यहाँ पे शुरू हुई और उसको हम अवधी लैंग्वेज को किस तरह और प्रमोट करें, लोगों तक ले जाएं, जन जन में अवधी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी। और सारे जो हिंदुस्तान के बड़े एक्सपर्ट्स हैं अवधी लैंग्वेज के, उनको उनकी खिदमत ली जाएंगी। एक चीज़ मैं अरशद जी और देखना चाह रहा था, ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस बोर्ड से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें। अब ये फोटो हमने पहले भी देखी है, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है, उसके बैनर तले ये एक फोटो है। तो ये जो मस्जिद इसमें बनी हुई है, ये इधर वाली, ये तो अभी ऑलरेडी है। हाँ, ये मस्जिद नहीं है, ये मौजोलियम है, दरगाह है। दरगाह, हाँ, ये पहले से बनी है। तो ये दरगाह जो आप देख सकते हैं, ये इसमें ये आप कह रहे हैं ये पहले से ही बना हुआ है? ये नहीं, ये तो बनेगी। अच्छा, दरगाह ये नहीं है। दरगाह इसके साइड में है, दरगाह की तस्वीर इसमें नहीं है। अच्छा। ये मस्जिद, मेन मस्जिद यही है जो बनेगी, जिसमें 2000 नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकेंगे। वो क्या है? वो गोल वाला वो रिसर्च सेंटर है। अच्छा। और उस रिसर्च सेंटर के ऊपर जो ग्लोब आप देख रहे हैं, वो एनर्जी है। मतलब यहाँ हम सूरज की जो सोलर एनर्जी है उसी से पूरा सिस्टम चलेगा। अच्छा। और पीछे आप जो देख रहे हैं वो अस्पताल है। ये जो पीछे की बिल्डिंग है ये अस्पताल, वो अस्पताल है। और इसमें रिसर्च सेंटर है। और ये ग्लोब जो है पूरे हमारे प्रोजेक्ट की पूरे प्रेमाइसिस की एनर्जी जनरेट करेगा। हमको ज़रूरत नहीं होगी यूपीपीसीएल से बिजली लेने की। हम एक ग्रीन एनर्जी यहाँ डेवलप करेंगे।